Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6th and this is a new NCERT book and this book name is Exploring Society India and Beyond. In this book we are studying theme E, Economic Life Around Us. In this theme we are studying chapter number 14, Economic Activities Around Us. Let us start. We have already completed first part of this chapter, so if you want to see second part of this chapter, so please first you will see first part. Okay, in first part we will discuss about प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स. किस तरीके से जो हैं तीनों ही सेक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर हैं, तो उसके बारे में जो है हम एक स्टोरी के थ्रू जो है वो समझेंगे. ओके, डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट. इसका मतलब होता है डेयरी क्या होता है? दूध, जहाँ पे दूध को इकट्ठा किया जाता है और स्टोर किया जाता है. ओके, और कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि एक फर्म होती है, एक तरीके का बिजनेस होता है जहाँ पे आप देखेंगे वेबसाइट स्टार्ट किया जाता है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा. ओके, फ्रॉम फार्म टू प्लेट, किस तरीके से जो फार्मर जो है उस चीज को ग्रो करता है, उसके लिए काम करता है, फिर जाके वो चीज जो है हमारी थाली में परोस के आती है. जैसे कि आप वीट देखेंगे, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ. पहले क्या होता है, किसान क्या करता है, गेहूं को पहले गेहूं की जो फसल है वो खेत में तैयार करता है. उसके बाद क्या होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, उसका गेहूं को, फिर उसका आटा बन के तैयार होता है. फिर उससे हम क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं. जब हम रोटी प्रिपेयर करते हैं तब जाके वो हमारी प्लेट में आती है. तो इसी को बोला गया है डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट. ठीक है, किस तरीके से जो है एक फार्म का जो प्रोसेस होता है, किसान काम करता है, तब जाके उस जो चीज़ हमें चाहिए वो एक प्लेट में बन के तैयार होके आती है. These days, farmers in Gujarat greet the day with the clinking of milk pails and the happy moves of their best friends. इन दिनों जो है जो फार्मर्स गुजरात में रहते हैं उनके दिन की जो शुरुआत होती है वो दूध से शुरुआत होती है कि आपको क्या करना है, दूध को निकालना है, गाय का दूध या भैंस का दूध, एंड द हैप्पी मूव्स ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स. और जब आप वो लोग क्या करते हैं, गाय को पालते हैं या बफेलोज को पालते हैं, तो उनकी आवाज़ें उनको जो है दिन में कई बार सुनाई देती हैं. जब वो सुबह उठते हैं उससे लेके शाम तक, रात तक कई बार उनकी आवाज़ें जो हैं उन्हें सुनाई देती हैं. देयर काउस और बफेलोज, जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड कौन है, फार्मर्स के बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे किसको बताया गया, काउस और बफेलोज को. इट मीन्स काउस मीन्स गाय, बफेलो मीन्स भैंस. काउस हैव अ स्पेशल प्लेस इन द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज. काउ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फार्मर की लाइफ में और उनके परिवार की. उनका जो लाइवलीहुड जो होता है, जो लोग गाँव में रहते हैं उनका लाइवलीहुड जो है मेनली काउस और बफेलोज पे डिपेंड करता है. और या फिर उनके पास खेती होती है या खेती नहीं होती तो वो दूसरों का खेत लेके जो है वहाँ पे काम करते हैं, तब जाके जो है वो अपनी अर्निंग कर पाते हैं. तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो काउ है उसको स्पेशल प्लेस दी गई है इन द लाइफ्स ऑफ फार्मर्स. ओके, और इसी तरीके से आप बफेलोज को भी समझ लीजिए. कुछ लोग काउ रखते हैं गाँव में, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बफेलोज रखते हैं. ओके, द फार्मर्स मिल्क द काउस एंड सेल देयर मिल्क टू द डेयरी नियर बाय. फार्मर क्या करता है, दूध निकालता है और उसे जाके जो उसके घर के आसपास जो डेयरी होती है वहाँ जाके उसको सेल कर देता है, बेच देता है. At the end of the month they get paid for the milk based on its quantity and quality. फिर क्या होता है कि जब मंथ उनका पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, उनको पेड किया जाता है. उनको जो उन्होंने दूध वहाँ पे दिया है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से कितना दूध उन्होंने दिया है और दूध की क्वालिटी कैसे रही है उसके बेसिस पे पूरा कैलकुलेशन करके उन्हें जो पर मंथ जो है उनको पेड किया जाता है. हाउएवर दिस वाज नॉट द केस अबाउट 50 ईयर्स अगो. लेकिन ये सब चीज़ें जो है आज मतलब कि आज से 50 साल पहले नहीं होती थी. दिस इज द अमेजिंग स्टोरी ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव नेम्ड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. एक अमेजिंग स्टोरी जो है, बहुत अच्छी स्टोरी है मिल्क कोऑपरेटिव की. मिल्क मीन्स दूध की, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मीन्स कोई भी, मैंने कहा जिस तरीके के व्यापार या बिजनेस शुरू करते हैं, तो इस तरीके से एक मिल्क कोऑपरेटिव फार्म को स्टार्ट किया गया था जिसका नेम क्या था, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड.
ये अमूल की फुल फॉर्म है। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोग कौन कौन सी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो आप अमूल के कंज्यूम करते हैं। ओके, इन द अर्ली 1940s फार्मर्स इन आनंद डिस्ट्रिक्ट वुड सेल मिल्क टू द नेबरिंग विलेज। और 1940s के शुरुआत में क्या हुआ था, जो फार्मर्स थे आनंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते थे, उन्होंने क्या किया, दूध को जाके वो लोग क्या करते थे, आस पड़ोस के गांव में जाके बेचने जाते थे। दे वुड हैव टू साइकिल और वॉक टू नियर बाय विलेजेस टू सेल द मिल्क अंडर स्कॉचिंग हीट। क्या होता था, वो साइकिल से या फिर पैदल चल के जो है आस पड़ोस के गांव में दूध बेचने जाते थे और बहुत तेज कड़क धूप होती थी। एज यू नो मिल्क स्पॉइल्स और कर्डल्स वेरी फास्ट इन हॉट वेदर। आप देखेंगे गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जो दूध जो है बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कई बार दूध फट भी जाता था जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। तो उन्हें ऐसा लगता था कि हमारा दूध जो है जल्दी से जल्दी जो है हम सप्लाई कर सकें। द फार्मर हैड टू सेल द मिल्क क्विकली बिफोर इट वुड स्पॉइल। तो फार्मर की ये मतलब सोचते थे कि हमारा जो दूध है वो हम जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें जहां भी हमें उसको सप्लाई करना है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। दिस वॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दे वुड अर्न। और इस प्रोसेस को करने में उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, तब जाके उनके पास थोड़े बहुत पैसे आते थे। ओके, सो दे डिपेंडेड ऑन पीपल कॉल्ड मिडल मैन। फिर क्या हुआ, एक बिचौलिया बोलते हैं मिडल मैन को। ओके, तो वो लोग क्या हो इस व्यक्ति के ऊपर क्या हो गए, निर्भर हो गए। ठीक है, वो क्या करते थे, इस व्यक्ति को दूध दे देते, जिसको हम दूध वाला भी बोलते हैं। गांव में क्या होता है, दूध वाला दूध लेने आता है, उसको देते हैं, फिर वो हमको पेमेंट करता है। हु वुड बाय द मिल्क इन बल्क एट मीगर प्राइसेस फ्रॉम द फार्मर्स। वो क्या करता है, बहुत ज्यादा दूध स्टोर कर लेता है अपनी टंकी के अंदर, और जो फार्मर्स होता है उसको वो मतलब कि दूध जो है मार्केट में ले जाता है, या हो सकता है वो मतलब कि कोई शहर हो, वहाँ पे लोगों के घर में सप्लाई करता हो। तो इस तरीके से जो है फार्मर जो होता था उसको बहुत कम पैसे मिलते थे। ओके, मेनी टाइम्स द फार्मर्स फेल चीटेड। कई बार क्या होता था, फार्मर्स को धोखा दे देते थे वो लोग, और बहुत ज़्यादा परेशान भी करते थे। किस तरीके से, कि उनको कम पैसे पेड करते थे। ओके, वन डे द फार्मर्स कलेक्टिवली अप्रोच सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए प्रोमिनेंट नेशनल लीडर। एक दिन क्या हुआ, एक किसान जो है, ठीक है, किसानों का समूह जो है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स होगा, तो ग्रुप होगा फार्मर्स का, वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे प्रोमिनेंट नेशनल लीडर रह चुके हैं, उनके पास गया विद देयर प्रॉब्लम्स। उनकी कुछ समस्याओं के साथ, उन्होंने अपनी कुछ समस्या उनके साथ शेयर की। ही एडवाइज देम टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव टू बिकम इंडिपेंडेंट। और उन्होंने उनको एडवाइस की, सलाह थी कि हम जो है एक कोऑपरेटिव बनाएंगे, जिससे कि आप लोग जो हैं इंडिपेंडेंट हो जाओगे, और अब जो है आपको मिडिल मैन के ऊपर आप जो है विश्वास करना छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम एक कोऑपरेटिव इस तरीके की बनाएंगे, वो जो है आपको हेल्प करेगी। एज ए कोऑपरेटिव द फार्मर्स वुड बी एबल टू बाय एंड सेल मिल्क एज अ ग्रुप। तो वहाँ उस कोऑपरेटिव का क्या काम होता था, कोऑपरेटिव मीन्स एक तरीके का ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, तो अपना वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो फार्मर्स जो है वहाँ पे अपना दूध खरीदते थे, बेचते थे, वहाँ ले जाते थे, टेकिंग केयर ऑफ द इंटायर ऑपरेशन ऑफ मिल्क कलेक्शंस। और वहाँ पे बहुत प्रोसेस भी होते थे मिल्क के, मतलब मिल्क से कर्ड बनाना, उसको सप्लाई करना, या फिर खोया वगैरह बनाना, या पनीर वगैरह बनाना। तो इस तरीके की प्रोसेसिंग भी होने लग गई थी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन देमसेल्व्स, द फार्मर्स टुक सरदार पटेल्स एडवाइस। और फार्मर ने जो है इस तरीके से सरदार पटेल की जो एडवाइस थी उनको, उनसे सलाह ली और उनको माना। Amul was set up in 1946 under the leadership of Tribhuvan Patel, lawyer and freedom fighter. अमूल जो है, जो क्या है ये अमूल, मैंने आपको बताया था ये क्या है, एक मिल्क कोऑपरेटिव है। ओके, जिसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे है अभी जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, वैसे मैंने आपको अभी सॉरी स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन आप लोग जो हैं कितना याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तो जो त्रिभुवन दास तो जो थे पटेल, ये लॉयर भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। तो इसको सेटअप किया गया था, उन्होंने अमूल को जो है इस तरह की कोऑपरेटिव को सेटअप किया था 1946 के अंदर। ओके, एंड डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन जो थे उनकी लीडरशिप में भी किया गया था। अमूल जो कोऑपरेटिव है इसको सेटअप किया गया था। और वर्गीस क्यूरियन कौन थे, एक इंजीनियर थे हु वाज वर्किंग एट अ डेयरी फैक्ट्री इन मुंबई, जो कि एक दूध की फैक्ट्री हुआ करती थी मुंबई के अंदर,
उसमें ये इंजीनियर थे। ओके, कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ओके, तो मैं आपको ये पिक्चर शो कर देती हूँ। इस पिक्चर में शो भी किया गया है कि जो वर्गीस कुरियन है वो लेफ्ट साइड पे खड़े हैं और त्रिभुवन पटेल जो है वो राइट साइड पे खड़े हैं। ओके, दिस ही इज त्रिभुवन दास पटेल एंड ही इज वर्गीस कुरियन। ओके, कुछ टर्म्स हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं, नहीं तो फिर कई बार क्या होता है ये टर्म्स जो हैं वो छूट जाती हैं। ओके, तो इसको हम समझ लेते हैं। कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, जो कि वो वॉलंटरी कम टुगेदर टू मीट द इकोनॉमिक एंड सोशल नीड्स इन अ फॉर्मल वे। एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि अपनी इच्छा से आया है और जो हमारी आर्थिक और सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेगा। दे ओन द कोऑपरेटिव, वो खुद कोऑपरेटिव को चलाएंगे और निर्णय लेंगे और जो भी मेंबर्स कलेक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होंगे। ओके, उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव। मतलब एक व्यापार शुरू करते हैं कुछ लोग, तो उसमें जो भी डिसीजन लेने होते हैं तो वो जो मेंबर्स होते हैं सब लोग इकट्ठे मिलकर डिसीजन ले लेते हैं उस चीज के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मिडल मैन क्या होता है। पर्सन्स हु बाय गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम टू कंज्यूमर्स। आप देखेंगे वो व्यक्ति जो गुड्स जो है प्रोड्यूसर से खरीद रहा है और जाके कंज्यूमर को बेच रहा है। मीन्स कि जो मिडल मैन क्या करता था, वो फार्मर से दूध लेता था और जाके मार्केट में बेच देता था। द मिडल मैन चार्ज अ फी फॉर द सर्विस। और मिडल मैन जो क्या करता था, वो ये जो सर्विस जो करता था उसका पैसा भी चार्ज करता, मतलब एक्स्ट्रा पैसे लेता था। दूध के तो वो पैसे देता ही था उनको और उसके एक्स्ट्रा पैसे और लेता था। ओके, इसको हम कहते हैं मिडल मैन। ओके, दिस इनिशिएटिव ब्रॉट फार्मर्स including women together and gave a control over the production and sale of milk। तो ये जो स्टेप उठाया था फार्मर्स के लिए, उसमें वुमेन्स भी शामिल थी और उससे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर और सेल ऑफ मिल्क पे। ओके, द मिल्क प्रोड्यूसर्स कलेक्टिवली मेड देयर ओन डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स सच एज प्रोडक्शन। तो जो मिल्क के जो प्रोड्यूसर्स होते थे तो वो अपने खुद के डिसीजन लेते थे सभी मैटर्स के ऊपर, जैसे कि अगर प्रोडक्शन करना है या पैस्चराइजेशन करना है एंड सेल ऑफ मिल्क या दूध को बेचना है। द टास्क वाज शेयर बाय एवरीवन विच हेल्प रेज द इनकम ग्रेजुअली। और ये सब जो टास्क होता था कि प्रोडक्शन का जो काम है या पैस्चराइजेशन का काम है या सेल करने का जो काम है, ये सबकी अपनी अपनी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको दी गई थी। तो उस तरीके से जो है सब लोग मिलके काम कर रहे थे इसमें और धीरे धीरे उनकी इनकम भी बढ़ रही थी इससे। ओके, दे डिड नॉट नीड द मिडल मैन एनी मोर एंड बिकम लाइक अ वन बिग फैमिली। और इसमें उन्हें जो है मिडल मैन की कोई आवश्यकता नहीं थी और वो लोग इस तरीके से काम कर रहे थे जैसे कि एक परिवार होता है बड़ा, उस तरीके से सब लोग जो है एक परिवार की तरह जो है काम कर रहे थे। As more and more farmers begin to see the benefits of the cooperative, it continue to grow। जब ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं उन्होंने इसको ज्वाइन किया इस कोऑपरेटिव को, तो उन्हें फ़ायदा देखने मतलब फ़ायदा लगा इसको ज्वाइन करके, तो वो प्रोग्रेस कर मतलब इट्स कंटिन्यू टू ग्रो, तो ये प्रोग्रेस करते चले गए। उनको भी क्या हुआ, उनको भी अच्छे पैसे मिलने लग गए। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट वाज बीइंग कलेक्टेड was so huge that the farmers decided to make other products out of it। जो दूध सप्लाई किया जाता था, जो दूध इकट्ठा किया जाता था, वो इतना ज़्यादा होता था कि फार्मर्स ने सोचा अब हम क्या करते हैं, जो हम दूध सप्लाई करते हैं इससे हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर देते हैं। They set up a factory in Anand and began to produce butter and milk powder। उन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री सेटअप की आनंद के अंदर और वहाँ पे इन्होंने बटर बनाना शुरू किया और मिल्क पाउडर बनाना शुरू किया। ओके, Today the cooperative has a wide range of products made at many milk processing। आज जो आप देखेंगे कोऑपरेटिव जो हैं वो काफ़ी अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने लग गए हैं मिल्क की प्रोसेसिंग के थ्रू। प्लांट्स, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं और फैक्ट्रीज में ऑल ओवर इंडिया के अंदर। मतलब इसमें ये कहने मतलब जो कोऑपरेटिव्स हैं उनमें बहुत कई प्रकार के उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं मिल्क प्रोसेसिंग के थ्रू या फिर फैक्ट्रीज में। आप देखेंगे, आज आप देखेंगे कि दूध से कितनी सारी वैरायटी जो है उपलब्ध है। मिठाइयों में भी आप देखेंगे कितनी सारी मिठाइयों दूध के खोए की कितने टाइप्स की मिठाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। ओके, तो इस तरीके से दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे चीज़, बटर। ओके, कैन यू नेम अ फ्यू, क्या कुछ आप नेम बता सकते हो? सो वो नेम्स मैंने अभी आपको बताए। द प्रोडक्ट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड एंड सोल्ड इन बोथ स्मॉल एंड रिटेल शॉप्स। फिर क्या होता है, जब प्रोडक्ट्स तैयार हो जाते हैं तो उनको बेचा जाता है
स्मॉल और लार्ज रिटेल शॉप्स पे। लार्ज रिटेल शॉप्स क्या होती हैं? रिटेल शॉप्स वो शॉप्स होती हैं जो हमारे घर के आसपास होती हैं, और छोटी मोटी शॉप भी हो सकती है रिटेल की। और एक होलसेलर होता है। होलसेलर क्या होता है? जहाँ पे हम कोई भी चीज़ जो है वो लार्ज अमाउंट में खरीदते हैं, ओके, वहाँ से ऑल ओवर द कंट्री। तो ये प्रोसेस प्रोडक्ट्स जो है वो सेल किए जाने लग गए थे पूरी देश भर में। इनफैक्ट दे ऑल्सो एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स टू सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और ये प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी किया जाने लग गया। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो हमारे देश में तैयार हो रही है, उसको हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में जाके सेल कर रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से जो एक्सपोर्ट भी होने लग गया प्रोडक्ट्स का अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या आपको लगता नहीं है कि ये कितना आश्चर्यजनक है? In this fascinating story, the farmers of this cooperative milk their cows to sell the milk later. और इस स्टोरी के हमने अंदर स्टोरी से सॉरी हमने समझा कि जो फार्मर्स थे कोऑपरेटिव मिल्क के, उन्होंने क्या किया, काव का दूध क्या किया, बेचा। दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो उन्होंने जो कोऑपरेटिव मिल्क थे, फार्मर्स जो थे कोऑपरेटिव मिल्क के, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले काऊ का दूध निकाला और उसको क्या किया, बेचा। तो इस तरीके की एक्टिविटी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, ओके। क्यों बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि जो प्रोडक्ट था हमारा मिल्क, वो हमें किससे मिला था, नेचुरल सोर्स से। और नेचुरल सोर्स हमारा क्या था, काऊ या लाइफ स्टॉक से। जो हमने दूध, जो हमें उपलब्ध हुआ दूध, वो किससे मिला, हमें वो गाय से मिला या फिर भैंस से मिला। तो ये क्या है, हमारा नेचुरल सोर्स है। तो प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो होती हैं जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलती हैं, ओके, नेचुरल सोर्स से मिलती हैं, ओके। अभी जो है हम एक टर्म्स इसमें समझने वाले हैं। बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं, पहले मैं उसको समझ लेती हूँ, ओके। फर्स्ट है आपका पैस्चराइजेशन, ओके। पैस्चराइजेशन क्या होता है? ए प्रोसेस बाय विच मिल्क इज प्रिजर्व थ्रू हीटिंग टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। पैस्चराइजेशन का मतलब ये होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दूध को क्या किया जाता है, पहले गर्म किया जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, मतलब एक टेम्परेचर होता है, उतना टेम्परेचर वो लोग दूध को गर्म कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, जो जब दूध गर्म हो जाता है तो उसके अंदर के जो हार्मफुल बैक्टीरिया हो जाते हैं उस टेम्परेचर पे खत्म हो जाते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, इस दूध को पैक कर देते हैं पैकेट में, ओके। इसको पैस्चराइजेशन बोला जाता है, ओके। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? ये टर्म्स है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, ये आपको बहुत हेल्पफुल भी करेंगे। अगर आपको पता नहीं होंगे ना तो भी बहुत हेल्पफुल करेंगे, ओके। और आपके एग्जाम्स में मोस्टली टर्म्स वगैरह तो आ ही जाते हैं। Building or group of buildings where goods are manufactured or various components are put together to make a final product. फैक्ट्री क्या होता है? बिल्डिंग होती है या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो सकती है, बहुत सारी बिल्डिंग्स उसमें इंक्लूड हो सकती हैं, जहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और वेरियस कंपोनेंट्स, और बहुत सारे कंपोनेंट्स मतलब मशीनरी के थ्रू क्या किया जा रहा है, गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट में तैयार किया जाता है। जैसे कि दूध से वो लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ वगैरह बना रहे हैं मशीनरी का यूज़ करके, ओके। रिटेल्स का मतलब क्या होता है? द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। मीन्स कोई भी चीज़ है आप जाके कम मात्रा में आप उसको जाके बेच रहे हैं, फॉर यूज बाय द एंड कंज्यूमर रेदर देन फॉर रीसेल। और उसको फिर क्या करते हैं आप, उस जो भी गुड्स जो है आप दुकान से जाके खरीदते हैं ना, वो रीसेल के लिए नहीं होता। आप उसको किसी आपको जो जो चीज़ आपने खरीदी है उसको आपको किसी को बेचना नहीं है, अपने यूज़ के लिए आप जो खरीदते हैं उसको हम रिटेल बोलते हैं, ओके। एक्सपोर्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड टू बायर्स और कंज्यूमर्स इन अनदर कंट्री। मतलब गुड्स और सर्विसेज जो आपने प्रोड्यूस किए हैं अपने देश के अंदर और जाके वो दूसरे देश में हम लोग बेचते हैं, उसको हम कहते हैं, वो दूसरे देश के लोग जो खरीदते हैं हमसे आके, उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, ओके। तो हमारा ये जो टॉपिक है अभी यहाँ से हम इसको समझें, ओके। मिल्क इज देन प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म लिक्विड टू इनटू अनदर। दूध को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है मशीनरी के थ्रू, उसको कन्वर्ट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। कैसे? मिल्क पाउडर बनाया जाता है दूध से, घी बनाया जाता है, चीज़ बनाया जाता है, बटर बनाया जाता है, एंड मैनी अदर इन द फैक्ट्रीज। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं। दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ओके। यहाँ पे आपको शो भी किया है कि किस तरीके से मशीनरी का यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग की जाती है प्रोडक्ट की, ओके।
व्हाट डज अमूल डू विद ऑल द प्रोडक्ट्स इट मेक्स? तो अमूल की जो फैक्ट्री है वो क्या करती है इन सभी प्रोडक्ट्स के साथ? इट सेल्स देम इन वेरियस प्लेसेस। वो कई जगहों पे जाते हैं और उस प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, बेच देते हैं। ओके, अमूल यूजेस लोरीज एंड ट्रक्स। अमूल क्या करता है, जो अमूल कंपनी कोऑपरेटिव बिजनेस फर्म है, तो ये मिल्क कोऑपरेटिव्स होते हैं, बहुत सारे मिल्क कोऑपरेटिव्स होते हैं, तो उनको जाके क्या करता है, सप्लाई करता है। वो किसके थ्रू सप्लाई करता है, ट्रक्स के थ्रू या रेलवे के थ्रू या एयर या स्पेस शिपिंग सर्विस के थ्रू जो है अमूल के प्रोडक्ट को बेचा जाता है। टू ट्रांसपोर्ट इट्स प्रोडक्ट इट हैज सेट अप रिटेल स्टोर्स, और इसके बहुत सारे आपको आपके घर के आसपास या मार्केट में बहुत सारे रिटेल स्टोर्स भी देखने को मिलेंगे। एंड सप्लाइज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, और वो लोग मिल्क भी सप्लाई करते हैं और मिल्क के प्रोडक्ट भी सप्लाई करते हैं। और बहुत सारे बच्चों के घरों में अमूल का दूध यूज भी करते होंगे। ओके, क्योंकि ये चीज जो है, अगर आप प्योर दूध लेते हो वो तो सिटी में इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, और गांव में तो इजीली मिल जाता है भैंस का प्योर मिल्क, लेकिन जो लोग शहर में रह रहे हैं ना, तो उन लोगों को मोस्टली जो है पैकेट्स के दूध को यूज़ करना पड़ता है। ओके, it has set up retail stores and supplies milk and milk product to other shops in towns, cities and villages all over Gujarat as well as in different states across India. तो इस तरीके से जो है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं अमूल के, वो शॉप्स में, टाउन्स में, सिटीज़ में, विलेजेस में, गुजरात या और भी बहुत सारे स्टेट्स होते हैं पूरे इंडिया के अंदर, वहाँ सप्लाई किया जाते हैं अमूल के प्रोडक्ट्स। ओके, हियर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग एंड रिटेल इज अ टर्शियरी एक्टिविटी। यहाँ पे बताया कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेडिंग और रिटेल जो है, जो मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट आता है, या फिर आपको रिटेल शॉप्स पे आप जाके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो ये टर्शियरी एक्टिविटी का पार्ट है। ओके, तो ये जो था, ये हमने पढ़ा कि कैसे जो है डेयरी कोऑपरेटिव्स किस तरीके से फॉर्म टू प्लेट आता है। ओके, डोंट मिस आउट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको देख लेते हैं। जस्ट लाइक अमूल देर आर मेनी अदर मिल्क कॉपरेटिव्स अंडर ब्रांड सच एज नंदिनी फ्रॉम कर्नाटका। अमूल की तरह बहुत सारे मिल्की कॉपरेटिव्स के ब्रांड हैं, जैसे कि नंदिनी कर्नाटका से है, मदर डेयरी फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, अविन फ्रॉम तमिलनाडु, Vijay from Andhra Pradesh, KV from Nagaland, Sudha from Bihar, Virka from Punjab. Can you name one cooperative around us to help us, like farmers, person with disabilities? क्या इस तरीके की आपने कोई कोऑपरेटिव है आपके आसपास जो, जिसमें कि फार्मर्स भी काम कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति जो कि जिन्हें मेंटल डिसेबिलिटीज है या वो हाथ पाँव से काम नहीं कर सकते, वो लोग भी उसमें काम करते हैं। एंड वुमेन टू कम टुगेदर एंड हैज ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू देयर लाइव्स। औरतें भी काम करते, तो इस तरीके की कोई आपके आसपास है? हाँ, हमारे घर के आसपास है राम डेयरी। ओके, तो वो जो है वहाँ पे इस तरीके की कोऑपरेटिव फार्म है वहाँ पे, और फार्मर्स पर्सन्स, तो ये सब लोग जो है वहाँ पे ग्रुप्स में काम करते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ द इमेजेस बिलो, जिस तरीके से आपको यहाँ पे इमेजेस दे रखी हैं, और लेट अस सी हाउ द बुक्स यू स्टडी आर मेड। अब हम देखेंगे किस तरीके से जो हम बुक्स पढ़ते हैं ना, वो किस तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं, उनमें क्या क्या प्रोसीजर लगता है, तब जाके जो है वो बुक बन के तैयार होती हैं। ओके, तो ये चीज़ें जो है अभी हम इस पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। द इमेजेस शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पल्प वुडन फाइबर ऑफ अ ट्री। ये इमेजेस, कुछ इमेजेस दी गई हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पल्प को दिखा रही है, किस तरीके से जो एक वुडन के फाइबर से ट्री से क्या करते हैं, वुडन का फाइबर लेते हैं, उससे फिर पेपर में चेंज करते हैं, एंड आफ्टर प्रिंटिंग इनटू टेक्स्ट, उसके बाद उसको प्रिंट करते हैं, फिर वो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो बुक्स वगैरह, वो बन के तैयार होती है। तो उनमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये आपको बहुत सारी पिक्चर शो की गई हैं, तो मैं आपको एक एक पिक्चर बता देती हूँ। जो फर्स्ट पिक्चर जो है, ये क्या है, पेड़ को काटा जा रहा है। ओके, और ये प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। नेक्स्ट है, ये मशीन्स के थ्रू क्या किया जा रहा है, जो लकड़ी के गट्ठर है उनको इकट्ठा किया जा रहा है। थर्ड एक्टिविटी आप देखेंगे, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी, इसमें रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जा रहा है। फोर्थ वाली अगर हम देखें, उसमें क्या है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोसेस, इसमें क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। ओके, और इसमें क्या है, जो फोर्थ वाली है, इसमें ट्रक इन्वॉल्व है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक के थ्रू क्या हो रहा है, ये सप्लाई कर रहे हैं वुड का एक जगह से दूसरी जगह, तो ये क्या सेकेंडरी एक्टिविटी है। ओके, नेक्स्ट आप देख लेते हैं, ये जो है यहाँ पे क्या किया जा रहा है,
जो पेपर है ना उसको फैक्ट्री में भेजा जा रहा है। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे पेपर बनके प्रिंट होके तैयार हो गया है। ओके, ठीक है। और लास्ट स्टेज पे आप देखेंगे कि जो है आप बुक सेलर के पास जाते हैं, आपको बुक तैयार होके मिल जाती है इस तरीके से। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, none of the activities that were part of the process from extracting pulp from trees to making paper and finally producing the books would have been possible। बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। जब आप प्रोसेसिंग का प्रोसेस देखेंगे तो पहले क्या किया जा रहा है, पल्प निकाला जा रहा है ट्री से, ठीक है, उसको उससे पेपर बनाने के लिए फिर क्या किया जा रहा है, बुक्स को प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, तैयार किया गया, वुड हैव बीन पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, एंड हैड इट नॉट बीन ऑल द थ्री सेक्टर्स वर्किंग टुगेदर। और हो सकता है कभी कभी सभी सेक्टर्स जो हैं काम इस तरीके के प्रोसीजर में ना इन्वॉल्व हो, और कभी कभी दो ही प्रोसीजर सेक्टर्स इन्वॉल्व हो, तो भी जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। ओके, think about it, observe the different page stages of the process shown in figure 14.1 ऑन पेज 206 में कुछ स्टेजेस शो की गई हैं और आपको ये अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करनी है। ओके, लेबल द पिक्चर्स इन इलस्ट्रेशन शो इन फिगर 14.1 ऑन पेज 2006 में आपको वही पिक्चर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कौन सी प्राइमरी सेक्टर में आती है मतलब कि कौन सी सेकेंडरी सेक्टर में आए। तो प्राइमरी सेक्टर में जो पेपर है उसको पेड़ से काटा जा रहा है, मशीनरी के थ्रू किया जा रहा है, लोग को इकट्ठा किया जा रहा है, गैदरिंग रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है, और ट्रक ट्रांसपोर्ट कर रहा है। टर्शियरी सेक्टर में क्या हो रहा है कि जो बुक्स है वो बिल्कुल तैयार होके आपको शॉपकीपर से आप जाके परचेस कर सकते हो। ओके, ये टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। ओके, डोंट मिस आउट दीज डेज यूज्ड पेपर इज रिसाइकल टू मेक न्यू पेपर। इन दिनों क्या होता है, हम लोग पेपर को भी रिसाइकिल कर लेते हैं, नया पेपर बन जाता है उससे। रिसाइकलिंग जस्ट 1 टन ऑफ पेपर सेव्स 17 ट्रीज एज वेल 2.5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लैंडफिल स्पेस। जब हम रिसाइकलिंग करते हैं ना 1 टन मतलब ऑफ पेपर की, तो वो 17 ट्रीज को बचाता है और 2.5 मीटर ऑफ लैंडफिल स्पेस को, मतलब इतना स्पेस जो है वो बच जाता है अगर हम पेपर को रिसाइकिल कर देते हैं तो, ठीक है। वेयर वेस्ट इज डम्प्ड, और जहाँ पे वेस्ट जो है वो डंप हो जाता है, इट ऑल्सो टेक्स 70% ऑफ लेस एनर्जी, और 70% जो है कम एनर्जी लगती है वाटर टू रिसाइकल पेपर देन टू मेक न्यू पेपर फ्रॉम वुड पल्प। जो लकड़ी के से इकट्ठा करके उससे पल्प बनाया जाता है, तो उसमें 17% से कम एनर्जी लगती है, ठीक है, जितना कि वाटर को लगती है, वाटर टू रिसाइकल। तो पेपर में कम लगती है वाटर से अगर कंपेयर करें तो। ओके, what are the different ways through which we can judicially use paper in the classroom and offices of your school? कुछ तरीके आपको बताने हैं किस तरीके से जो है आप पेपर का वेस्ट ना करें, एक सही तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से जो है पेपर का क्लासरूम में यूज करते हैं या ऑफिस में यूज करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं, वेस्टेज ना कि आप वेस्टेज ना करें, दोनों साइड्स पेपर का यूज कर लें आप लोग। और जो आपके डिजिटल बोर्ड्स आते हैं या लैपटॉप्स, उन पे उनके नोट्स बनाने के लिए उनका यूज़ करें, रीयूज़ कर ले जो आपने पेपर मतलब कि आपने लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर का यूज़ कर लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं, उसके बाद बिछाने के काम यूज़ कर लेते हैं किसी चीज़ को। कई बार तो लोग अपने घर का रोटी वगैरह उसको मतलब उसमें रैप करने के लिए यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, रिसाइकिल करना चाहिए हमें यूज़ ऑफ पेपर को। ओके, तो ये कई तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग जुडिशली जो है बिना वेस्ट किए जो है हम लोग पेपर का किस तरीके से क्लासरूम में और ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो वो तरीका आपको बताना था। ओके, तो इस चैप्टर की अब हम लोग समरी देख लेते हैं। ओके, या इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। द वेरियस एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एज वेल एज इंटरडिपेंडेंस। बहुत सारे एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन के थ्रू हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा कि किस तरीके से डिफरेंसेस हमको देखने को मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स के अंदर, और किस तरीके से ये लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इनके बारे में हमने इस चैप्टर में अच्छे तरीके से समझा था। और आई होप अब ये जो चैप्टर है आपका
इसका डिस्कशन जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, ये कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में लेके आऊंगी जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब जो है हमारी जो क्लास 6 साइंस की सोशल साइंस की जो बुक है वो पूरी कंप्लीट हो रही है। और फॉर एक्सप्लेनेशन एंड फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो उसके लिए आपको मेरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आपको एक एक चैप्टर मैंने अच्छे से एक एक चैप्टर में हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया है और क्वेश्चन आंसर को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स रटने नहीं पड़ेंगे। आप दो चार बार अगर उनको अच्छे समझ लेंगे ना, तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।